everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर सेकंड हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी सेक्शन का आपका जो डिस्कशन रहेगा डिस्कशन सेकंड रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप टाइम से मिल सके, आप टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आप यह वीडियो सेशन आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बायोलॉजी का जो लेसन सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके फ्रेंड भी हैं और शत्रु भी हैं, यानी कि फोई। और ये आपका जो सेशन रहेगा सेशन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेड, यूपीटेड और अदर स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, DSSB, टीजीटी, एसएसटी के लिए, सॉरी टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन। और क्लास 8 साइंस में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो लेसन 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, और चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का जो आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन सेकंड हो जाता है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी कंटेंट और एनसीईआरटी बुक को पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगा। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की, और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में भी अवेलेबल है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप फ्रेंड्स ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये आपका कंटेंट है साइंस एनसीईआरटी का, और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। और ये आपका जो लेसन 2 है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके इस लेसन से आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो सबसे पहला आपका जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है लेसन का। फ्रेंड्स आपका ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। और बायोलॉजी का आपका लेसन सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई, यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके फ्रेंड्स भी हैं और फोई यानी कि शत्रु भी हैं। यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके लिए यूजफुल भी हैं और आपके लिए हार्मफुल भी हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपने कई प्रकार के पौधे और जानवर देखे होंगे। हालांकि हमारे आसपास अन्य जीव भी जिन्हें हम सामान्यतः नहीं देख सकते हैं। ये आपके कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में नम रोटी खराब हो जाती है और उसकी सतह पर भूरे सफेद धब्बों से ढक जाती है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इन पैचों को आप आवर्धक कांच से देख सकते हैं और आपको छोटी काली गोलाकार संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये जो संरचनाएं क्या है और ये कहाँ से आती हैं? नेक्स्ट अब आपको टॉपिक दिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी दी गई है, दिया गया है कलेक्ट सम मॉइस्ट फ्रॉम द फिल इन अ बीकर। दिया गया है कि खेत से कुछ नम मिट्टी को एक बीकर में इकट्ठा करें और उसमें पानी डालें। जब मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएं तो बीकर से पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखें और आपको क्या लगता है उसमें जो आपके जब मिट्टी के जो कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं तो बीकर से पानी की एक बूंद को आप लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये आपकी जनरल एक एक्टिविटी है। दिया गया डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको छोटे जीव इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं? इन अवलोकनों से पता चलता है कि पानी और मिट्टी छोटे जीवों से भरे हुए, हालांकि उनमें से सभी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये सूक्ष्म जीव या रोगाणु आकारों में और आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनके बिना सहायता वाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर आपने देखा होगा उगने वाले
जो आपके फंगस आपको दिखाई देती है, जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होती है, हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं आसानी से। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, और कुछ को हम लोग दूसरों को माइक्रोस्कोप की मदद के बिना ही नहीं देखा जा सकता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। एक कारण है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। ये जो आपके ग्रुप हैं, ये आपके बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और सब आपके एल्गी हैं। इनमें से कुछ सामान्य सूक्ष्म जीवों को आप लोग देख सकते हैं फिगर 2.1 और 2.4 में। यह आपको दिया गया 2.1, ये बैक्टीरियाज आपके दिए गए हैं, कुछ आपकी पिक्चर दी गई है, ये आपके बैक्टीरियाज हैं, ये आपकी प्रोटोजोआ, ये आपकी एल्गी है, ये आपकी फंजाई है, ये आपके वायरसेस, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट अब आपका वायरसेस यानी कि वायरस। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। हालांकि वे केवल मेजबान जीव की कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन करते हैं, जो जीवाणु, पौधे या जानवर हो सकते हैं। कुछ आपके वायरस आपके फिगर 2.5 में आपको गिवन है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और कुछ आपके सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और अधिकांश खांसी जैसी सामान्य बीमारियां वायरस के कारण होती हैं, और पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां भी वायरस के कारण होती हैं। आपके पर्टिकुलर डिजीजेस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन्स। जो आपकी डिसेंट्री और मलेरिया ये आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। जहाँ जहाँ पे टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, टीबी, ये किसके द्वारा होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है। और कुछ आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके क्लास 6 में और क्लास 7 में आपको गिवन है, जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किए थे। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये आपके फिगर आपके दिए गए एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ या बहुकोशिकी हो सकते हैं, जैसे कई शैवाल और कवक। वे सभी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों तक तथा रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक, और वे मनुष्य सहित जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीव पर बढ़ते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से कुछ मायनों में फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। पहला आपका है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, और इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैविक अवशिष्ट, सब्जी के छिलके, पशुओं के अवशेष, मल आदि बैक्टीरिया द्वारा इन्हें हानि रहित और उपयोगी पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। और स्मरण है कि बैक्टीरिया का उपयोग दवाइयों के निर्माण के लिए भी किया जाता है, और कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, जिसमें जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सर्दियों से शराब के उत्पादन के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि दही और रोटी, यानी कि जो आपका ब्रेड है किस तरीके से बनते हैं आइए जानते हैं। दही में आपके कई आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही के निर्माण को बढ़ावा देते हैं, या दूध में गुणा होकर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। पनीर, अचार और कई अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण से भी बैक्टीरिया शामिल होते हैं। और जो आपके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ, जैसे रवा, सूजी, इडली और जो आपके भटूराज होते हैं, उसमें क्या होता है? आपका दही। कैन यू गैस? आप जानते हैं कि आप बता सकते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया खमीर चावल की इडली और डोसा के घोल के फर्मेंटेशन के लिए सहायक होते हैं। एक आपको बॉक्स दिया गया जिसमें दिया गया है कि मैंने देखा कि मेरी माँ अगले दिन के लिए दही जमाने के लिए गर्म दूध में थोड़ा दही मिलाती है। मुझे आश्चर्य कि ऐसा क्यों? क्योंकि दही बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया यानी कि कौन सा यूज़ किया गया? लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया गया है। ये आपका यूजफुल बैक्टीरिया है जो दही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट तेजी से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है।
और गैस के बुलबुले आटे में भर जाते हैं और इसका आयतन बढ़ जाता है, जैसा आप लोग फिगर 2.6 एक्टिविटी 2.3 में आप लोग देख सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। यह ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है। आपकी एक्टिविटी है कि खमीर का यूज़ कैसे होता है ईस्ट का। तो 1 किलो आटा या हम लोग मैदा ले सकते हैं। उसमें थोड़ी चीनी डालें और गर्म पानी के साथ मिलाएं। इसमें से थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालें और नरम आटा गूंथ लें। 2 घंटे बाद आप क्या देखते हैं कि जो आपका आटा है ऊपर उठ जाता है या मैदा। नेक्स्ट अब आपका है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है का उपयोग किसके लिए? व्यावसायिक उपयोग के लिए यूज किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग अब अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है और इसका प्रयोजन के लिए खमीर को जो गेहूं, चावल, कुचले हुए फलों के रस आदि जैसे अनाजों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा पर गाया जाता है। अब आपको एक्टिविटी दी गई है, इसमें दी गई 500 मीटर का बीकर है जो एन तक पानी से भरा हो। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलें, इसमें इससे आधा चम्मच चीनी मिलाएं और चीनी के घोल में 1 चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाएं। इसमें से 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह पर ढक कर रखें। अब घोल को स्मेल करें तो आपको इस तरीके की महक आ रही है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं किण्वन, और यह शराब की गंध है क्योंकि खमीर द्वारा चीनी को शराब में परिवर्तित कर दिया गया है और जो आपका शुगर है शुगर को कन्वर्ट कर दिया गया है अल्कोहल में, किसकी मदद से? फर्मेंटेशन की हेल्प से। और फर्मेंटेशन ये जो आपकी टेक्निक है जिससे हम लोग शुगर कन्वर्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा? फर्मेंटेशन के द्वारा। और ये जो आपकी टेक्निक है किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो लुइस पास्चर के द्वारा आपकी यह टेक्निक यूज की गई और डिस्कवर भी की गई 1857 में। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक गोलियां, कैप्सूल या पेनिसिलिन जैसे इंजेक्शन दे सकते हैं। इन दवाओं का जो आपका सोर्स है कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दवाइयाँ रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ऐसी दवाइयों को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। इन दिनों बैक्टीरिया और फंगस में से कई एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स और एरिथ्रोमाइसिन इनमें से कुछ आपके हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम द फंजाई एंड बैक्टीरिया। सामान्यतः जो आपकी ज्ञात एंटीबायोटिक है जो आपके फंगस और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स विशेष सूक्ष्म जीवों को विकसित करके निर्मित किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। और पशुओं में सूक्ष्म जीवों संक्रमण की जांच के लिए पशुओं और मुर्गियों के भोजन में भी एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं। इनका उपयोग कई पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स के बारे में दिया गया है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कल्चर पर काम कर रहे थे। अचानक उन्हें अपनी एक कल्चर प्लेट में एक छोटे हरे रंग के फफूंद के बीजाणु मिले। उन्होंने देखा कि फफूंद की मौजूदगी बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। वास्तव में इसने इनमें से कई बैक्टीरिया को मार भी दिया। इसी से फफूंद पेनिसिलिन तैयार की गई। या याद रखना जरूरी है कि एंटीबायोटिक सिर्फ योगी डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। साथ ही आपको डॉक्टर द्वारा बताए गए कोर्स को पूरा करना चाहिए। अगर आप ज़रूरत न होने पर या गलत खुराक से एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर दवा का असर कम हो सकता है। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से शरीर में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया मर जाते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स सर्दी, जुकाम और फ्लू के खिलाफ कारगर नहीं होते क्योंकि ये वायरस के कारण हो। नेक्स्ट अब आपका है वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका वैक्सीन यानी कि टीका। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं। शरीर यह भी याद रखता है कि यदि सूक्ष्म जीव दोबारा
प्रवेश करता है तो उसे कैसे लड़ना है। यदि मृत या कमजोर सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर उपयुक्त एंटीबायोटिक का उत्पादन करके आक्रमणकारी बैक्टीरिया से लड़ता है और उन्हें मार देता है, और एंटीबॉडीज शरीर में बनी रहती हैं तो और हम लोग रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। वैक्सीन इसी तरीके से काम करती है कि टीकाकरण से हैजा, तपेदिक चेचक और हेपेटाइटिस सहित कई बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बचपन में आपको कई बीमारियों से बचाने के लिए इंजेक्शन दिए गए होंगे। क्या आप इन बीमारियों की, ये तो आपकी लिस्ट है। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचना आवश्यक है। आवश्यक टीके नज़दीक के अस्पतालों में उपलब्ध हैं, और आपने टीवी और समाचार पत्रों में पल्स पोलियो कार्यक्रम से के तहत बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए संबंध विज्ञापन देखा होगा। बच्चों को दी जाने वाली पोलियो की बूंदें वास्तव में एक टीका है। नेक्स्ट है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान के परिणाम स्वरूप अतः विश्व के अधिकांश भागों से इसका उन्मूलन हो गया है। इन दिनों मनुष्यों और अन्य जानवरों को कई बीमारियों से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों से बड़े पैमाने पर टीके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। कुछ आपके जो बैक्टीरिया हैं 2.7 में आपको दिए गए हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर रखने के लिए सक्षम है, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन से समृद्ध होती है और इसकी उर्वरता बढ़ जाती है, और इन सूक्ष्म जीवों को आमतौर पर जीवित नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। दिए गए बूजो और पैली ने स्कूल के मालिक को खाद बनाते हुए देखा था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने आसपास के घरों और बगीचों से पौधों, सब्जियों और फलों के कचरे इकट्ठा किए। वे उन्हें अपशिष्ट निपटान के लिए बने गड्ढे में डाल देते हैं। कुछ समय बाद यह सड़कर खाद में परिवर्तित हो गया, और बूजो और पहले जानना चाहते थे कि यह कैसे हुआ। तो आपका ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। किसके द्वारा? बैक्टीरियाज के द्वारा। ये आपकी जनरल एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इनटू द कंटेंट ऑफ द टू पोस्ट पॉट। क्या आपको दोनों बर्तनों की सामग्री में कई अंतर नजर आता है? अगर आता है तो क्या आप पाएंगे कि गमले ए में पौधों का अपशिष्ट सड़ गया है, या कैसे हुआ? पौधों के अपशिष्ट को सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया और क्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में निकले पोषक तत्वों का उपयोग पौधों द्वारा पुनः किया जा सकता है। क्या आपने देखा कि जैसे बर्तन पॉट पी में पॉलीथीन की थैलियाँ, खाली गिलास, बोतलें और टूटे खिलौने के हिस्से में ऐसा कोई परिवर्तित नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया नहीं कर सकते थे और उन्हें खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आप अक्सर जमीन पर सड़ते हुए पौधों, जमीन, कभी कभी मृत जानवरों के रूप में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ देखते हैं, और आप यह देखते पाते हैं कि कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के मृत कार्बनिक अपशिष्ट को डिकम्पोज करते हैं और उन्हें सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इन पदार्थों का उपयोग इन पौधों और जानवरों द्वारा किया जाता है, और इसी तरीके से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हानिकारक और बदबूदार पदार्थों को, जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं, उनको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। और इसके बाद इसके पश्चात इस प्रकार जो आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब आपका है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हानिकारक सूक्ष्म जीव। जो आपके सूक्ष्म जीव हैं कई तरीके से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पौधों और जानवरों में रोग पैदा करते हैं। ऐसा रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं, और आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के बारे में हम लोग अधिक अध्ययन करेंगे। पहला आपका डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। जो आपके मनुष्य में रोग पैदा करने वाले जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रोगजनक, हमारे शरीर में उस हवा के माध्यम से प्रवेश करते हैं जिसमें हम सांस के द्वारा लेते हैं, और उस पानी के माध्यम से जिसे हम पीते हैं, या उस भोजन के माध्यम से जिसे हम खाते हैं। और ये किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से या किसी जानवर द्वारा भी फैल सकते हैं। सूक्ष्म जीव रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। ये आपके क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं जैसे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। वेयर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीजिंग। जैसे जब सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो हजारों वायरस
युक्त नमी की बारीक बूंदें हवा में फैल जाती हैं या वायरस सांस के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और संक्रमण पैदा कर देते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर द सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। कुछ कीड़े और जानवर हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी एक ऐसा ही वाहक है। मक्खियां कूड़े कचरे और पशुओं के मल मूत्र पर बैठती हैं। रोग जनक उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वे मक्खियां खुले भोजन पर बैठती हैं तो वे रोगाणु को स्थानांतरित कर सकती हैं। जो कोई भी दूषित भोजन खाएगा उसके बीमार होने की संभावना है, इसलिए यह सलाह दी जानी चाहिए कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अब आपके कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें तो आप फिर आज संक्रमण रोग के प्रसार को कैसे रोक सकेंगे, हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं, और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। ये तो आपका जनरल आपकी बातें ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अवॉइडिंग कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। खुले खाद्य पदार्थ खाने से बचें। वाहक का एक और उदाहरण मादा एनोफ्लुएंजा मच्छर है। फिगर 2.8 में आपको दिया गया एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा, जबकि फीमेल मॉस्किटो होती है, इसका नाम है एनोफिलिस, के परजीवी को ले जाती है और मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है। हम मलेरिया डेंगू के प्रसार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और सभी मच्छर पानी में पनपते हैं, इसलिए कूलर, टायर, गमले आदि कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को साफ और सूखा रखकर हम मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं और मलेरिया के प्रसार से बचने में मदद करने वाले उपायों की एक सूची बनाई। तो आपकी जनरल एक एक्टिविटी है, तो आप लोग देख लीजिए। मनुष्यों को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य बीमारियां, उनके संचारण कौन कौन से हैं। ये आपकी एक टेबल दी गई है, ये आपके टेबल दी गई है, ये आपकी ह्यूमन डिजीज है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि किस तरीके से फैलेगी, क्या मोड रहेगा, और क्या बचाव रखने चाहिए। आइए जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है और किसके थ्रू फैलती है, हवा के थ्रू, और इसमें क्या करना चाहिए कि मरीज को पूरी तरीके से अलग रखें, मरीज के निजी सामान को दूसरों से दूर रखें और उचित उम्र में टीकाकरण दिया जाना चाहिए। जैसे मिस्कस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो, ये आपके क्या है, वायरस है, और ये आपके इसके कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में फैलता है, एयर के कांटेक्ट या एयर या वाटर के कांटेक्ट में या बीमारियां फैलती हैं। पहला अगला है कॉलरा और टाइफाइड। तो आपका कॉलरा और टाइफाइड है, ये आपके बैक्टीरिया है, और क्या मोड रहेगा, इसके द्वारा वाटर और फूड के द्वारा फैलती हैं, जो आपका दूषित पानी होता है, और जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता संबंधी आदतें बनाए रखें। अच्छी तरीके से पका हुआ भोजन और उबला हुआ जो आपका वाटर है में पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो आपका हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है, और इसका जो ट्रांसमिशन है किसकी वजह से फैलता है, जो आपका ट्रांसमिटेड वाटर है, जो आपका दूषित पानी उसकी वजह से फैलता है। और इसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पीने का पानी उबाल कर पीना चाहिए ताकि हेपेटाइटिस ए खत्म हो सके। आखिरी आपका है मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ, और इसका जो प्रोटोजोआ इसके द्वारा फैलता है, मॉस्किटो के द्वारा। और मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें ताकि कीटनाशकों का छिड़काव करें और आसपास पानी इकट्ठा ना होने देकर मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करें। नेक्स्ट है अब आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। पशुओं में रोग पैदा करने वाले आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई सूक्ष्म जीव ने न केवल मनुष्यों और पौधों में रोग पैदा करते हैं बल्कि अन्य जानवरों, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग वायरस के कारण होता है, और इनकी जो इन बैक्टीरियाज की जो खोज है, रॉबर्ट कोच 1876 उन्होंने बैक्टीरियम की खोज की जिससे एंथ्रेक्स रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। दिया गया है विषाक्त भोजन। जैसे कि बूजो को स्मिथ ने एक पार्टी में आमंत्रित किया और उसने अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए। घर पहुंचने पर उसे उल्टियां होने लगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि यह स्थिति फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। खाद्य विषाक्तता कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के सेवन के कारण होती है, और हमारे भोजन पर पनपने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, और दिस मेक द फूड पॉइजन्स कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इसमें भोजन जहरीला हो जाता है जिससे गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसे सुरक्षित
रखें। नेक्स्ट अब आपका है फूड प्रिजर्वेशन। हम लोगों को फूड को कैसे प्रिजर्व रखना चाहिए, जैसा हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे जो खाने की जो जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको कैसे रख सकते हैं, प्रिजर्व करके उसको स्टोर करते हैं और कई कई मेथड आपके होते हैं और इस हम घर पर पके हुए खाने को कैसे सुरक्षित रखते हैं। और आप जानते हैं कि नमी वाली जगहों पर बिना इस्तेमाल की कई रोटी पर फफूंद लग जाती है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं और खराब भोजन से दुर्गंध आती है और स्वाद खराब हो जाता है और रंग भी बदल जाता है। यह भोजन का खराब होना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। पैरी ने कुछ आम खरीदे लेकिन वह उन्हें कुछ दिनों तक नहीं खा सकी और बाद में उसने पाया कि वे खराब और सड़े हुए थे। लेकिन वह जानती थी कि उसकी दादी जो आम का अचार बनाती है वह लंबे समय तक खराब नहीं होता और वह उलझन में आई। हम घरों में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की समान विधियां का अध्ययन करेंगे। हम इसे सूक्ष्म जीवों के हमले से बचाना हमें होगा। नेक्स्ट अब आपका है रासायनिक विधि। और जैसे कि जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट और खाद्य तेल सामान्य रसायन है जिनका उपयोग आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। हम अचार से रोगाणुओं के हमले को रोकने के लिए नमक या एसिड परिरक्षक मिलाते हैं, यानी कि एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोट, जिसका नाम है सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये आपके कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं जैम और स्क्वेश को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक द्वारा परिरक्षण। साधारण नमक का उपयोग सदियों से मांस और मछलियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है और मांस और मछली को बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए सूखे नमक से ढक दिया जाता है। नमक का उपयोग आंवला, कच्चे आम, इमली आदि को संरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम, जेली और स्क्वैश को चीनी द्वारा संरक्षित किया जाता है। चीनी नमी की मात्रा को कम कर देती है जिससे भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि रुक। तेल और सिरके द्वारा संरक्षण। तेल और सिरके का उपयोग अचार को खराब होने से बचाता है क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली और मांस को अक्सर इस विधि के संरक्षित किया जाता है। गर्मी और सर्दी का उपचार। आपने अपनी माँ को दूध को स्टोर करते या इस्तेमाल करने से पहले इसे उबालते हुए देखा होगा। उबालने से कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसी तरीके से हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं, कम तापमान रोगाणुओं के विकास को रोक। ये आपके थे जनरल मेथड्स। नेक्स्ट अब आपका पास्चुरेशन। पास्चुरेशन दूध को बिना उबाले भी किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके प्रिजर्व किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब। ऐसा करने पर यह रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसे पाश्चीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। इन दिनों सूखे मेवे और यहाँ तक कि सब्जियां भी रोगाणुओं के हमले से बचने के लिए सीलबंद एयर टाइट पैकेट में बेची जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिकेशन। नाइट्रोजन फिकेशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, क्लास 6 और क्लास 7 के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका बैक्टीरियम राइजोम है यह फलीदार पौधे दालों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में शामिल होता है। याद रखिए कि जो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम फलीदार पौधे, जैसा आप लोग फिगर 2.9 में आप लोग देख सकते हैं कि आपका राइजोबियम है, तो जड़ों की गांठों में रहता है, जैसे कि बीन्स और मटर, जिनके साथ उसकी सहजीवी संबंध है। कभी कभी बिजली गिरने की क्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिर हो जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है और आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है। आइए इसे हम अगले भाग में समझते हैं। अब आपका नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट अब आपका नाइट्रोजन साइकिल। हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग कितनी है, 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक घटकों में से एक है क्योंकि यह प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का हिस्सा है। वायुमंडलीय और नाइट्रोजन को पौधों, जानवरों द्वारा सीधे नहीं लिया जा सकता। मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। और एक बार नाइट्रोजन इन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो इसे पौधों द्वारा मिट्टी से उनकी जड़ प्रणाली के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन का उपयोग पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। पौधों पर भोजन करने वाले जानवरों को ये प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक मिलते हैं, जैसा हम लोग फिगर 2.10 में देख सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। जब पौधे
और जानवर मर जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कवक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका उपयोग पौधे पुनः कर सकते हैं। कुछ अन्य बैक्टीरिया हैं जो अपने कुछ भागों का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चला जाता है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कमोबेश स्थिर रहता है। ये आपका एटमॉस्फेयर साइकिल है, जिसमें जिसमें में लाइटनिंग और फिर इसके बाद जो आपका सॉइल में जो नाइट्रोजन है कंपाउंड्स, और इसके बाद जो आपके बैक्टीरिया नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं वर्णित नाइट्रोजन में। इसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन ऑक्सीकरण बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कहते हैं। फिर इसके बाद बैक्टीरिया टर्न आपका होगा नाइट्रोजनस कंपाउंड में। फिर इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं। या एल्गी, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया कैरियर, कम्युनिकेबल डिजीज, फर्मेंटेशन, फंजाई, लैक्टोबैक्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पास्चुरेशन, पैथोजन, प्रिजर्वेशन, प्रोटोजन, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट। ये आपके पर्टिकुलर की टर्म्स आपके लेसन 2 में आपके आए थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका लेसन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोई, और ये आपकी समरी है लेसन की। और फ्रेंड्स, आज का जो लेसन सेकंड है बायोलॉजी का फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया सीबीएसई क्लास 8 साइंस का लेसन सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोई। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज का जो लेसन सेकंड है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।